Hello guys, welcome to my channel and this is the first video lecture of physics dose series जिसमें हम जेईई और नीट एग्जाम के लिए फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो जेईई और नीट एस्पिरेंट्स के लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसे हिंदी में स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। ठीक है, क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो इसमें कौन कौन से इससे रिलेटेड कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसको हम कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, आप देख सकते हैं। टू आइडेंटिकल मेटलिक स्फीयर्स आर चार्ज्ड 10 माइक्रोकूलम 10 and -20 units of charge if both the spheres are first brought into the contact with each other and then are placed to their previous position, then the ratio of the force in two situations will be। मतलब कि हिंदी में भी आपको क्वेश्चन दे रखा है कि दो एक समान धातु के गोले हैं, 10 और -20 इकाई का उन पर आवेश है। ठीक है, दोनों को सबसे पहले एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है और उनको पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में रख दिया जाता है। तो दोनों स्थितियों में आपको इलेक्ट्रिक फोर्स का रेशियो पता करना है, उन पर विद्युत बल जो लगता है दोनों केसेस में उसका आपको रेशियो पता करना है। तो देखिए क्या होगा, दो आइडेंटिकल मेटलिक स्फीयर्स, एक पे 10 यूनिट का चार्ज और एक पे -20 यूनिट का चार्ज। ठीक है, कुछ डिस्टेंस r पे रखे हुए हैं। इस कंडीशन पे उन पर फोर्स जो है वो कौन सा फोर्स होगा, ये अट्रैक्शन फोर्स है। ओके, तो हम कहेंगे k 10 -20 अपॉन में r स्क्वायर। ओके, बिकॉज फॉर्मूला आप जानते ही हैं, फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला कूलॉम के नियम से k q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर होता है। तो यहां से आपका F1 आ जाएगा 200 k अपॉन में r स्क्वायर। माइनस को हम नेगलेक्ट कर देंगे, ओके, अट्रैक्शन फोर्स है तो हम इसको पॉजिटिव वैल्यू लेंगे 200 k अपॉन में r स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल आउट करके। ठीक है, 200 k अपॉन में r स्क्वायर। ओके, बिकॉज हमें रेशियो भी चाहिए तो हम साइन का ध्यान नहीं रख रहे। ओके, और वैसे भी अट्रैक्शन फोर्स है तो आंसर पॉजिटिव में ही आएगा 200 k अपॉन में r स्क्वायर, बिकॉज यहां पर नेगेटिव है। उसी तरह अब इन दोनों को पास लाया जाता है। दोनों को जब पास लाएंगे बेटा तो क्या होगा, 10 -20 यूनिट्स का चार्ज, टोटल चार्ज दोनों पे हो जाएगा -10। आपको पता है दोनों चार्ज का सम कर दो -10। और हम सिस्टम का चार्ज देखते हैं। आपको पता है चार्ज कौन सी क्वांटिटी है, चार्ज एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है, आवेश एक संरक्षित राशि है। तो किसी भी केस में आवेश जो होता है, टोटल आवेश निकाय का, सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व्ड रहना चाहिए। यहाँ पर टोटल चार्ज कितना देखिए -10 ही है, -20 + 10 -10, तो यहाँ पर भी सिस्टम का चार्ज -10 ही रहेगा। अब हम इनको दोबारा हटा देंगे, दोबारा हमको अपनी प्रारंभिक स्थिति में रखेंगे जैसा क्वेश्चन कह रहा है। तो इस कंडीशन पे अब दोनों पे चार्ज कितना होगा, -5 और -5, बिकॉज सिस्टम का चार्ज तो -10 ही रहेगा। तो मैं मानता हूं दोनों पे समान आवेश आएगा क्योंकि एक समान गोले हैं, आइडेंटिकल मेटलिक स्फीयर्स है। तो अगर इस पे -5 आता है तो इस पे भी -5 आएगा। ओके, तो सिस्टम का चार्ज कंजर्व्ड रहेगा। ओके, सिस्टम का चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, -10 रहेगा। दोनों को जब टच करते हैं, कांटेक्ट में लाते हैं, तो कंडक्शन के थ्रू एक बॉडी के चार्ज दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। तो जब हम दोनों को हटा देंगे तो अब दोनों पे चार्ज अलग अलग आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -5 और -5। ओके, अभी भी चार्ज है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करना है, ये कॉन्सेप्ट है इसका। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को आपको फॉलो करना है। -10, यहाँ पर भी -10, यहाँ पर भी -10। ओके, इस कंडीशन पे फोर्स कितना देखिए, F2 की वैल्यू निकाल रहे हैं, क्या होगा, k -5 अपॉन में r स्क्वायर। तो F2 की वैल्यू आपके पास आ गई 25 k अपॉन में r स्क्वायर। अब आपको रेशियो चाहिए तो F1 अपॉन में F2 कर दीजिए। इस कंडीशन पे आपको पता है k/r स्क्वायर से k/r स्क्वायर कट जाएगा, 200 अपॉन में 25 बचेगा जो किसके बराबर होगा, 8/1, मतलब 8:1। 8:1 इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है। सेकंड क्वेश्चन कहता है ये सिस्टम आपको दे रखा है, इसकी आपको टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, टोटल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, कुल विद्युत ऊर्जा आपको निकालनी है। ठीक है, कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है पूरे सिस्टम की।
तो कैलकुलेट डी, क्वेश्चन ये कह रहा है कि निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए घबराना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं देखिए प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। अब बच्चे घबरा जाते हैं कि कैसे सॉल्व करें, तो बहुत ही इजी तरीका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर है, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए, ये सभी डिस्टेंस ए है। आपको टोटल पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी यू होती क्या है पहले बताइए। पोटेंशियल एनर्जी होती है के Q1 Q2 अपॉन में R, के Q1 Q2 अपॉन में R, ये फॉर्मूला आपको पता है। अब पोटेंशियल एनर्जी किस किस के कारण होगी, 1 2 3 4, ये चार आवेश हैं, तो 1 और 2 के कारण, 2 और 3 के कारण, 3 और 4 के कारण, 4 और 1 के कारण, 1 और 3 के कारण, ये देखिए 1 और 3 के कारण और 2 और 4 के कारण। तो इन सब के कारण टोटल पोटेंशियल एनर्जी यानी U टोटल जो बनेगा सिस्टम का वो U 1 और 2 के कारण, तो U12 प्लस U23 प्लस U34 प्लस U41 प्लस U13 प्लस U24। अब आपको पता है कि देखिए 1 2 2 3 3 4 और 1 4 के कारण पोटेंशियल एनर्जी तो सेम ही है। ठीक है, इन सब की चारों की पोटेंशियल एनर्जी 1 1 2 2 3 3 4 और 4 1, इन चारों की पोटेंशियल एनर्जी सेम है। ठीक है, इक्वल्स टू 3 4 इक्वल्स टू U41, जो किसके बराबर होगी, फॉर्मूला लगा दीजिए के Q1 Q2, तो देखिए Q into Q क्या होगा, Q स्क्वायर, और ये नेगेटिव चार्ज है इसलिए माइनस आएगा, तो KQ स्क्वायर अपॉन में A, R की वैल्यू A है यहाँ पर। उसी तरह 1 3 और 2 4 की भी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी। 1 और 3 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, देखो ये A है, ये A है, तो ये कितना होगा, A रूट 2 होगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, आपको पता ही है। कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, तो उससे हमने ये निकाल लिया A रूट 2। तो हमारे पास U13 की वैल्यू आ गई और U24 की भी वैल्यू आ गई, किसके बराबर है, के Q1 Q2। देखो Q1 into Q2 Q स्क्वायर, यहां पर भी करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, Q into Q Q स्क्वायर ही होगा, तो KQ स्क्वायर अपॉन में R A रूट 2। वैल्यू को पुट अप कर दो, तो देखो 1 2 3 4, चारों की सेम ही है, तो 4 हो जाएंगे, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इन सब का सम करेंगे तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का 4 KQ स्क्वायर अपॉन में A प्लस इन दोनों का सम कर दो, तो क्या होगा 2 KQ स्क्वायर अपॉन में A रूट 2। अब आपको KQ स्क्वायर को कॉमन लेना है, तो KQ स्क्वायर अपॉन में A कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, माइनस का 4 अपॉन में 2 बाय रूट 2, 2 बाय रूट 2, तो रूट 2 से 2 कितने टाइम्स कट हो जाएगा, रूट 2 टाइम्स, तो U टोटल आ जाएगा आपका KQ स्क्वायर बाय A, ब्रैकेट में आ जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ रूट 2 बचा है बेटा, रूट 2 माइनस का 4, तो KQ स्क्वायर अपॉन में A रूट 2 माइनस 4 इज द फाइनल आंसर, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 ही सही है। ओके, इजी सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बस आपको पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, के Q1 Q2 बाय R, टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, सभी को सम कर दो, और सभी का सम आपने कर ही दिया। ठीक है, 2 मिनट लगे, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे न्यूमेरिकल करने में आपको, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन में है। 2 charges of 1 microcoulomb and 5 microcoulomb are placed 4 cm apart. The ratio of the force exerted by both charges on each other will be। दो आवेश हैं, एक कुलाम, एक माइक्रोकुलाम और 5 माइक्रोकुलाम का 4 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे गए हैं। उनको दोनों एक दूसरे पर कितना फोर्स लगा रहे हैं उसका रेशियो आपको पता करना है। तो आपको पता है, बहुत ही क्वेश्चन, इसको तो पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, मुंह जबानी कर सकते हैं कि अगर कोई भी दो चार्ज हैं उनको अगर किसी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो मान लो ये रिपल्शन, दोनों सेम आवेश हैं, दोनों समान चार्ज हैं, लाइक चार्जेस हैं, तो ये इसको रिपेल करेगा और ये भी इसको रिपेल करेगा। ये 1 चार्ज है, ये 2 चार्ज है, तो ये फोर्स है 1 का 2 के कारण, और ये फोर्स है 2 का 1 के कारण, 2 पर 1 के कारण, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो दोनों क्या होंगे, मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल रहते हैं। मैग्नीट्यूड फोर्सेस का क्या रहता है, इक्वल रहता है। तो अगर आप
आप रेशियो करोगे फोर्स 1 का 1 2 का और फोर्स 2 1 का, तो हमेशा 1:1 ही आएगा। ठीक है, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं इस क्वेश्चन में, एकदम इजी क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट के साथ हमने समझा दिया। रिपल्शन चाहे कोई भी फोर्स हो, ठीक है, न्यूटन का लॉ लगता है कि एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। अगर ये इस पर फोर्स लगाते हैं तो उतना ही फोर्स ये इस पर लगाएगा, क्योंकि भले ही चार्ज इन पर अलग अलग है पर ये न्यूटन के फोर्स को, न्यूटन के लॉ को तो फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर ये इस पर फोर्स लगाएगा तो ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, और दोनों का फोर्स क्या होता है, मैग्नीट्यूड में सेम होता है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, टू इक्वल एंड लाइक चार्जेस when placed 5 cm apart experience an repulsive force of 0.144 newton, the magnitude of the charge in microcoulomb will be। दो इक्वल एंड लाइक चार्जेस आपको दे रखे हैं, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। ठीक है, दो इक्वल एंड लाइक चार्जेस, तो हम मान लेते हैं दो एक समान आवेश हैं Q और Q 5 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे गए हैं। 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करके 5 × 10⁻⁻2 मीटर, ये इनकी डिस्टेंस हो जाएगी। आपको क्या करना है, इसमें क्या कहा है कि परिमाण पता करना है, आवेशों का परिमाण माइक्रोकूलम में निकालना है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इन माइक्रोकूलम आपको निकालना है, मतलब Q की वैल्यू, आपको Q की वैल्यू चाहिए। तो Q की वैल्यू निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, F क्या होता है, K Q1 Q2 R²। तो यहाँ Q² हो जाएगा क्योंकि Q1 और Q2 की वैल्यू सेम है, अपॉन में R², तो Q² कितना आ जाएगा, F R²/K। अब सब वैल्यू पुट अप कर दो, फोर्स कितना है 0.144 न्यूटन का, डिस्टेंस कितनी है 5 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर कर दो, अपॉन में K की वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁻9 होती है। Q² की वैल्यू पूरी की पूरी ये आ गई, तो हमें Q चाहिए था तो इसका रूट ले लेंगे, पूरे का रूट हो जाएगा का होल स्क्वायर अपॉन में 9 × 10⁻9। अब आपको पता है बेटा ये किसका रूट है। ठीक है, चाहो तो पॉइंट हटा दो यहाँ से, ये पॉइंट हटेगा यहाँ से, तो 3 0 नीचे आएंगे, 3 0 नीचे आएंगे तो ये 12 बन जाएगा। 9 + 3 कितने होते हैं, 12 होते हैं। ओके, तो ये हो गया 144। 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का। 5 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर है तो वो रूट से बाहर आ जाएगा पूरा का पूरा, अपॉन में 9 किसका होता है, 3 का, और 10⁻12 किसका होता है, 10⁻6 का। ठीक है, तो अब इसको आपको बस कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करोगे देखो बहुत ही इजी है। 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डायरेक्ट करो ना, 3 4 से 12 हो गया, 4 5 से 20, 20 × -2/10⁻6 माइक्रोकूलम में आपको चाहिए था, तो Q = आ जाएगा 0.2 माइक्रोकूलम। ठीक है, बस कैलकुलेशन बची है, 5 4 से 20, 10⁻⁻2 है, ये 10⁻6 है, ये ऊपर जाएगा तो -8 हो जाएगा। आपको 10⁻6 में माइक्रो कितने का होता है, 10⁻6, तो 2 पावर कम कर देना, ये 6 ऊपर जाएगा ना, ये 6 ऊपर जाएगा तो ये पावर बढ़ जाएगी, 8 हो जाएगी, है ना। अब -8 है, यहाँ पर कितना आंसर है 20, आपको 2 पावर कम कर देनी तो पॉइंट खिस जाएगा 20 के 1 2, यहाँ पर 0.20 माइक्रोकूलम, बहुत इजी। ठीक है, ओनली कैलकुलेशन बची है, तो 0.2 × 10⁻6 कूलम यानी 0.210 माइक्रोकूलम आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस शुड अ 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन बी फायर्ड टुवर्ड्स अ लार्ज मेटल प्लेट, जिसकी चार्ज डेंसिटी आपको दे रखी है, यानी कि आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी आपको क्या दे रखी है, इसकी आवेश घनत्व दे रखा है, क्षेत्रफल आवेश घनत्व। ठीक है, क्षेत्रीय आवेश घनत्व आपको सिग्मा की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है आपको, 2 × 10⁻6 कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एक 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को एक मेटल प्लेट में फायर किया गया है। ये कह रहा है कि इसको कितनी डिस्टेंस से हम फायर करें कि ये मेटल प्लेट से टकराए नहीं। मान लेते हैं कि मेटल प्लेट नेगेटिव है, ठीक है, तभी तो टकराएगा नहीं। ठीक है, ये मान लेते हैं मेटल प्लेट नेगेटिव है, कितनी डिस्टेंस से इसको फायर करना है कि इस मेटल प्लेट से टकराता नहीं है। ठीक है, जैसे रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में हम वैल्यू निकालते हैं, नियरेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं, जिसमें अल्फा पार्टिकल की वो दूरी अपन निकालते हैं, जब वो दोबारा लौट जाता है एक पॉइंट पर, वो रुक जाता है अल्फा पार्टिकल, और उसके बाद वो दोबारा रिपल अपने 180 डिग्री में अपने पाथ पर लौट जाता है। तो उसी तरह का सिमिलर कॉन्सेप्ट है इसका कि भाई जब इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं d डिस्टेंस पर
वो इस मेटल प्लेट से टकराएगा नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां तक आएगा और रुक जाएगा और फिर अपनी पोजीशन पे लौट जाएगा। तो इस कंडीशन पे क्या होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, वर्क डन के बराबर होती है, आपको पता है। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के वर्क डन के बराबर होगी, या मैं कह सकता हूं काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी इस पॉइंट पे। ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी पे, और मैं कह सकता हूं कि सारा का सारा वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन के इक्वल होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन। अब आपको पता है वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहां पर F इनटू डी लेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट d है क्योंकि हमें d डिस्टेंस पता करनी है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। अब d की वैल्यू आपको निकालनी है बस, तो काइनेटिक एनर्जी में फोर्स का डिवाइड कर देंगे। अब आपको पता है फोर्स क्या होता है, फोर्स आपको पता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है, चार्ज पर फोर्स किसके बराबर होता है, चार्ज पर फोर्स बराबर होता है QE के। यहां Q की जगह इलेक्ट्रॉन है और E इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस कंडीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको पता नहीं है, पर आपको सिग्मा की वैल्यू पता है। सिग्मा क्या होता है, Q अपॉन में A, है ना, सिग्मा होता है Q अपॉन में A। तो सिग्मा की वैल्यू आपको पता है कितनी दे रखी है, 2 × 10⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो इस कंडीशन पे हमें E को सिग्मा की फॉर्म में निकालना है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो 4 पाई के सिग्मा के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई के सिग्मा। कैसे आती है, गाउस का नियम आपने पढ़ा हुआ है। गाउस के नियम से फाई इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू कितनी आती है, Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट, और Q बाय A होता है सिग्मा। तो E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और हम 4 पाई के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे तो क्या आता है, 4 पाई के सिग्मा, क्योंकि नीचे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है तो वो K के बराबर होता है। ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया कि E की वैल्यू क्या है, 4 पाई के सिग्मा। अब बस आपको यहाँ फोर्स की वैल्यू रखनी है। ये भाई काइनेटिक एनर्जी जो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको जूल में कन्वर्ट कर लेंगे 1.6 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करके। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने का होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 10⁻⁻16 के बराबर होता है। तो बस आपको बस मल्टीप्लाई करना है। फोर्स की वैल्यू क्या होती है, ये पूरी की पूरी रख दो, 4 पाई के सिग्मा E। तो 4 इंटू पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, K की वैल्यू आपको पता है ये 9 × 10⁻9। सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻6। कौन बच गया, इलेक्ट्रॉन बच गया, तो इलेक्ट्रॉन की इंटू कर देंगे 1.6 10⁻19 के, जो कि इससे कट जाएगा पूरा का पूरा। ओके, तो क्या बचेगा D 100 1.6 पूरा का पूरा कट गया, सॉरी 100 बच गया ओनली, नीचे 4 बच गया, 3.14 बच गया, 9 बच गया, 10 की पावर 9 बच गया, 2 × 10⁻6 बच गया। पूरा का पूरा कैलकुलेट कर लेना आप, D की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। D की वैल्यू आएगी 0.442 मिलीमीटर, 0.442 mm। ठीक है, इसको बस आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन मेरे ख्याल से आप सब कर सकते हो आसानी से। तो 0.442 mm आपका आंसर आ जाएगा। इतनी कैलकुलेट मैंने कर दी है आपके लिए। आप इसको 3 मान लेना, 3.14 या 3 मान लेना आप इसको 3 मान लोगे, इसको 9 है, ये तो 4 है। 4 को आप 100 से पूरा काट दो 25, या 100 को ऐसे क्या करते हो आप, इसको काट ही दो पूरा का पूरा, तो यहाँ 1 बच जाएगा, या 2 पावर कम हो जाएगी, 7 आ जाएगा, आराम से आपका आंसर आएगा। ठीक है, 0.442 mm इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है। जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहे होंगे, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपका फीडबैक जरूर चाहिए। तो आप क्वेश्चन में कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन आपको अगर इस सीरीज का समझ में नहीं आया तो मुझे आप पर्सनली बताइएगा, ओके, कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द एयर ब्रेक्स एट 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। यानी कि एक वायु का जो विद्युत प्रतिरोध होता है वो 10 × 10⁻³ 3 × 10⁻6 वोल्ट प्रति मीटर पे टूट जाता है। ठीक है, इतने इलेक्ट्रिक फील्ड पे
वोल्ट पर मीटर में क्या दे रखा है, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड पे ये इसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी निकालनी है एयर की, ठीक है, अधिकतम विद्युत ऊर्जा घनत्व। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी डायरेक्ट लिख देता हूं यूई। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जो किसके इक्वल होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अगर आपसे पूछे मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, तो वो किसके बराबर होता है, हाफ बी स्क्वायर अपॉन में म्यू नॉट के। यहाँ एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, जिसमें डिवाइड होता है और इसमें से मल्टीप्लाई होता है। फॉर्मूला दोनों का सिमिलर होता है, बी स्क्वायर आता है, यहाँ ई स्क्वायर आता है, बस यहाँ परमिटिविटी की इनटू होती है, यहाँ परमिएबिलिटी का यानी कि चुंबकीय पारगम्यता होती है उसका डिवाइड होता है, और यहाँ विद्युतशीलता का मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है। तो अभी तो आपसे क्वेश्चन सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी के बारे में है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हाफ, इसकी वैल्यू आपने रख दी 8.85 10 की पावर -12, ई की वैल्यू आप यहां रख दो। ई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है बेटा, कितनी दे रखी है, ई की वैल्यू आप एक बार चेक कर लेते हैं। ई की वैल्यू आपको दे रखी है 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ 3 × 10⁻⁶ का होल स्क्वायर कर देना है आपको, आराम से कैलकुलेट कर लो, पूरा का पूरा आपका आंसर आ जाएगा। 8.85 भी रखना है इसको, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आप 8.8 या 8.9 मान सकते हो इसको। पूरा का पूरा कैलकुलेट करोगे, देखो 2 6 या 12, तो ये 12 से 12 कट ही जाएगा पूरा, क्योंकि ये 9 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, बिकॉज सॉरी 10⁻⁶ या +12 होगा ना, 12 - 12 0, ओके, कट गया पूरा का पूरा। अब आप आंसर निकाल सकते हो आराम से। तो इसका आंसर आ जाएगा 39.8 समथिंग, 39.8 इसका आंसर आ जाएगा आपका, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है कि इलेक्ट्रॉन है, उसको रिलीज किया गया है रेस्ट से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 9.1 10⁵ न्यूटन पर कूलम के। उसको आपको बताना है कि टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन इन अटेनिंग अ स्पीड ऑफ 0.16 सी मतलब प्रकाश का वेग, लाइट की स्पीड। तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन को रेस्ट से, इसकी स्थिरावस्था से एक इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ा गया है, एक विद्युत क्षेत्र में छोड़ा गया है, जिसका परिमाण आपको दे रखा है 9.1 समथिंग, 9.1 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन है जिसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड में 9.1 10⁵ न्यूटन पर कूलम के इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड गेन करेगा, 0.16 सी के बराबर, मतलब 0.16 × 3 × 10⁸ इतनी स्पीड, वो सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ होती है मीटर पर सेकंड। तो इतनी स्पीड गेन करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, टाइम टेकन आपको निकालना है। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में आप छोड़ोगे तो उसको फोर्स फील करेगा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स फील करेगा, QE के बराबर होता है, आपको पता है। तो यहाँ Q की जगह बस इलेक्ट्रॉन रख दो, EE। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है mv/T, जो EE के इक्वल होगा। T की वैल्यू आपको चाहिए, न्यूटन का सेकंड लॉ लगाना है बस, और कुछ भी नहीं है। ma फोर्स ma होता है, A की वैल्यू v/T, या फिर ma क्या होता है, मोमेंटम। न्यूटन का सेकंड लॉ यही कहता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम की प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, तो मोमेंटम अपॉन में टाइम इज इक्वल फोर्स अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। और कोई नया कांसेप्ट नहीं लगा रहे, वही पुराने कांसेप्ट अपन यूज कर रहे हैं न्यूमेरिकल करने में। अगर आपके कांसेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से न्यूमेरिकल निकाल सकते हो। तो टाइम टेकन का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन गया, mv/EE। अब सारी वैल्यू रखनी है आपको। इलेक्ट्रॉन का मास, मास किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का, -31, ओके। वेलोसिटी कितनी गेन कर रहा है, इतनी गेन कर रहा है। E की वैल्यू आपको पता ही है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है 9.1 × 10⁵। अब आपकी कैलकुलेशन है बस सॉरी 9.1 से 9.1 काट दोगे,
ये 1.6, इसको 1.6 बना दो, पॉइंट को यहां शिफ्ट कर दो, तो यहां से एक पावर कम हो जाएगी। 0.16 था, पॉइंट को मैंने एक जगह शिफ्ट कर दिया, तो 8 की जगह बस 7 करना है। आपको पता ही है, बिकॉज़ मैथ थोड़ी बहुत मैथ तो आती है। पॉइंट हटाओगे तो 100 नीचे जाएगा, एक 0 से एक 0 काट दोगे और इस 10 का एक पॉइंट लगा दोगे तो 1.6 आ जाएगा। ठीक है, तो 1.6 10 to power 7 आ गई आराम से। 1.6 से 1.6 भी कट गया। ठीक है, सब कुछ कट गया आपका, ये 3 बच गया है और लास्ट में क्या बचेगा, यहां पर आप देख सकते हैं 9.1 10 की पावर 5, 1.6 10 की पावर -31, 10 की पावर 7, पूरा का पूरा कैलकुलेट करोगे आप तो 10 की पावर -10 सेकंड इसका क्या होगा, आंसर आएगा फाइनल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ई की वैल्यू अपन रख दी, यहां पर ई की वैल्यू रख दी, सब कुछ कट जाएगा, टाइम बचेगा 10 की पावर -10 सेकंड। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं ना आप, 10 की पावर -31 है और ये -19 है, ये 5 है। ई की वैल्यू हमने रखी ना, ई की वैल्यू 1.6 10 की पावर -19। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दे रखी थी 9.1 10 की पावर 5, तो यहां से आप देख सकते हैं पूरा का पूरा -14 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 21 हो जाएगा, -31 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, 10 की पावर 21, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -10 सेकंड। 10 की पावर -10 सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो 10 की पावर -10 सेकंड आपका आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, सारी वैल्यू पुटअप कर दी, एम की रख दी, वी की रख दी, ई की रख दी अपन ने वैल्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड की 9.1 10 की पावर 5, तो सारी वैल्यू रखने के बाद फाइनल अपना आंसर ये आ रहा है। ओके, 10 की पावर -10 सेकंड का क्या लगेगा, टाइम लगेगा इसको, इस स्पीड को अटेन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, इनफाइनाइट चार्जेस प्लेस्ड इन एक्स एक्सिस, अनंत आवेशों को एक्स अक्ष में रखा गया है 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 8 मीटर की दूरी पे। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट x इक्वल्स टू 0, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है x इक्वल्स टू 0 पे। तो यहां से हम देखेंगे ना, यहां से ये चार्जेस को रखा गया है, ये x इक्वल्स टू 0 है, तो ये 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे यहां पर एक चार्ज रखा, फिर ये मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर कह रहा है, तो 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा, फिर दूसरा चार्ज 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा, तो ये चार्ज यहां पर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो V1 है, ये V2 है, ये V3 है, सो ऑन V इनफाइनाइट तक जाएगी। तो V0 पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो इन सब के कारण होगी ना, इस पर यहां पर जो चार्ज है ना, इस पर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है आपको, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी इन सब पॉइंट्स के कारण होगी, इन सब पॉइंट्स का सम होगी। तो इस कंडीशन पे V0 का जो एनर्जी सॉरी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ओनली पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा गया है क्वेश्चन में, यानी आपको सिर्फ विद्युत विभव निकालना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव कैलकुलेट करना है O बिंदु पर, Vx इक्वल्स टू 0 मतलब O बिंदु पर विद्युत विभव निकालना है, तो O बिंदु पर विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन सब के पोटेंशियल का सम होगा। इनफाइनाइट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स हैं, इनफाइनाइट तक चार्ज रखे गए हैं 1 4 8 ऐसे इनफाइनाइट डिस्टेंस तक। ठीक है, कितनी डिस्टेंस दे रखी है आपको, 1 दे रखा है, सॉरी स्टार्टिंग कहां से की है इसने, 1 से, फिर 2 से, फिर 4 से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1 से, फिर 2 से, फिर 4 से, फिर 8 से, फिर इनफाइनाइट, तो 1 2 4 8 इनफाइनाइट, ऐसे ये सीरीज चल रही है। तो देखो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस सो ऑन प्लस V इनफाइनाइट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V क्या होता है, KQ अपॉन में R होता है, आपको पता है। तो VO यानी कि O पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, KQ को मैं कॉमन ले लेता हूं पूरे में से, तो ये 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस सो ऑन प्लस 1/R इनफाइनाइट। ओके, तो इस कंडीशन पे V0 KQ, R1 की वैल्यू 1 है, R2 की वैल्यू 2 है, R3 की वैल्यू 4 है, R4 की वैल्यू 8 होगी, प्लस सो ऑन इनफाइनाइट तक चल रहे हैं। तो ये क्या बन गया, देखो इसको मैं 1/1 1 मान सकता हूं, ये 1 ही है, तो 1 प्लस 1/2, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया। क्या बन गया, गुणोत्तर श्रेणी, हिंदी में कहें तो गुणोत्तर श्रेणी है। मैथ्स के जो स्टूडेंट है वो जानते हैं
ये कौन सी सीरीज है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर कोई सीरीज होती है a1, a2, a3, a4 सो ऑन इनफाइनाइट तक जाती है, उसका कॉमन रेशियो अगर सेम होता है a2/a1 और a2/a3/a2, a2/a1 या a3/a2 या a4/a3, तो ऐसी सीरीज को कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। और अनंत गुणोत्तर श्रेणी का जो सम होता है Sn, वो होता है a/1 - r। तो अनंत गुणोत्तर श्रेणी का सूत्र होता है a/1 - r, where r is this कॉमन रेशियो। r क्या होता है? कॉमन रेशियो होता है जिसकी वैल्यू a2/a1, a3/a2, a4/a3 की वैल्यू होती है। ओके, तो ये क्या बन गया? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई है। कैसे? क्योंकि यहां पर कॉमन रेशियो सेम है। 1/2 को 1 से डिवाइड करोगे तो 1/2 आएगा। 1/4 को 1/2 से डिवाइड करोगे तो भी 1/2 आएगा। 1/8 को 1/4 से डिवाइड करोगे तो भी 1/2 आएगा। तो कॉमन रेशियो सेम है। तो कॉमन रेशियो सेम है तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम क्या होता है? a/1 - r, where a is the first term, r is a common ratio। तो यहां पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेंगे, ये वाला ऊपर आएगा 1। फर्स्ट a की वैल्यू ये है, r की वैल्यू मैंने आपको बताई 1/2। 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 ही बचेगा और 2 ऊपर चला जाएगा तो आपका आंसर फाइनल आ जाएगा 2k3। ओके, फाइनल आंसर इज द 2k3। ओके, क्वेश्चन इजी था। बस एक थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपको लगानी है। दिस इज द मैथ्स। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको पता होना चाहिए, गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी, ये सब आपको पता होना चाहिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो सब जानते ही हैं, 10वीं क्लास तक सबने पढ़ा है कि भाई सार अंतर कॉमन डिफरेंस सेम होने पर, जैसे 1 2 3, तो सभी का कॉमन डिफरेंस 1 1 1 है, तो ये होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। गुणोत्तर श्रेणी होती है 1 1/2, अगर कॉमन रेशियो सेम रहता है उसे कॉमन रेशियो कहा जाता है। ओके, तो कॉमन रेशियो अगर सेम रहता है तो वो होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। और n गुणोत्तर श्रेणी का सम हम इस सूत्र से निकालते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है। इसमें कह रहा है अ चार्ज q इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ अ क्यूब, एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द 6 सरफेसेस ऑफ द क्यूब। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि भाई एक क्यूब है, इसके सेंटर पे चार्ज रख दिया गया है। क्यूब के सेंटर पे अगर आप चार्ज रख दोगे तो सभी सरफेसेस, 1 सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस, 4 सरफेस, 5 सरफेस एंड वो वाली 6 सरफेस, इन 6 की 6 सरफेसेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा 6 की 6 सरफेसेस से, उसकी आपको क्या करनी है? कैलकुलेशन करनी है। तो आपको पता है गाउस का नियम, आपको पता है जो नेट फ्लक्स होता है, जो कुल विद्युत फ्लक्स होता है, वो कुल चार्ज का एक सरफेस से परिबद्ध, एक सरफेस से एनक्लोज टोटल चार्ज के 1/ε0 टाइम्स होता है। तो टोटल फ्लक्स जो होता है वो q/ε0 के ही बराबर होता है। ठीक है, तो किसी भी सरफेस की बात की जाएगी तो गाउस का नियम आपको याद रखना है, किसी भी सरफेस से एनक्लोज्ड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, वो उसके नेट चार्ज के 1/ε0 टाइम के बराबर होता है। तो 6 की 6 सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा? q/ε0 टाइम। ठीक है, q/ε0 टाइम इज द आंसर। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। गाउस का नियम लगाया, बस इजी सा क्वेश्चन था ये तो। बहुत इसी तरह का एक क्वेश्चन और आया है कि एक चार्ज q सिचुएट है ऑन इट्स वन कॉर्नर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि q चार्ज को किसी एक घन के, किसी एक क्यूब के कोने पे रख दिया गया है, कॉर्नर पे रख दिया गया है, तो फ्लक्स थ्रू इट्स टोटल सरफेस। ठीक है, सभी घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स आपको निकालना है और घन के एक फलक से फ्लक्स थ्रू इट्स वन सरफेस। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। तो देखो इसमें क्या होता है, ये एक आपका क्यूब था, इस क्यूब के यहां पर मान लेते हैं Q चार्ज को रख दिया गया, पहले सेंटर में था। ठीक है,
फ्लक्स ऑन फ्लक्स थ्रू चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर, वो कितना था Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट टाइम। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जो सेंटर पे रखा हुआ चार्ज है उसके कारण सरफेस का जो फ्लक्स होता है वो Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अब ये चार्ज कोने पे रखा गया है, तो कोने पे रखे गए चार्ज के कारण सरफेस का टोटल फ्लक्स कितना होगा और एक सरफेस से कितना फ्लक्स पास आउट होगा। सबसे पहली बात तो ये है, ये चार्ज यहां पर रखा गया है, तो ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस, ये वाला इसको मैं नाम देता हूं ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो आप ध्यान रखना सरफेस ए बी एफ, सरफेस ए बी एच एफ, ए बी एच ई, सरफेस ए बी सी डी और सरफेस कौन सी हो गई बी एच सी जी। इनसे नेट फ्लक्स कितना होगा, टोटल नेट फ्लक्स 0 होगा। इन तीनों सरफेसेस से कोई फ्लक्स पास आउट नहीं होगा क्योंकि चार्ज यहां पर रखा गया है, चार्ज यहां पर रखा गया है, तो ये फ्लक्स, ये सरफेस और ये सरफेस, इनसे कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं निकलेगा। तो फ्लक्स किस किस सरफेस से निकलेगा, 1 2 3, ये तीन ही सरफेस बचेगी। 6 सरफेस टोटल होती हैं, 3 में से फ्लक्स 0 है तो 3 बच गई। अब 3 से ही फ्लक्स आपको निकालना है। तो सेकंड क्वेश्चन पे अपन बाद में आते हैं, अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट के लिए बता दिया। याद रखना कि सिर्फ 3 सरफेस से ही फ्लक्स निकलेगा, ठीक है, सिर्फ 3 सरफेस से ही अब यहां पर फ्लक्स पास आउट होगा। वो सरफेस कौन सी होंगी इन सब के अलावा, कौन कौन सी होगी, देखो ये वाली, एक तो नीचे वाली डीएफ जीसी, एक ये वाली ईएच जीएफ और ये वाली ईडी एफई। तो इन्हीं सरफेस से फ्लक्स निकलेगा, बाकी 3 सरफेस से फ्लक्स नहीं निकलेगा। अब हमें ये निकालना है कि पहले टोटल सरफेस से तो फ्लक्स निकालें कि इस पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स निकल रहा है अगर चार्ज को यहां पर कोने पे रखा गया है। सेंटर के कारण फ्लक्स, अगर चार्ज सेंटर पे था तो फ्लक्स था Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो कोने पे रख देंगे तो कितना आएगा। तो उसके लिए हमें एक स्पेशल अरेंजमेंट करना पड़ेगा। हमें यह मानना पड़ेगा कि ये जो क्यूब है एक बहुत बड़े जालक का हिस्सा है, एक बहुत बड़े क्यूब का हिस्सा है, ठीक है, ये जो एक क्यूब है ये बहुत बड़े क्यूब का हिस्सा है। तो अगर ये बहुत बड़े क्यूब का हिस्सा अगर मैं मानता हूं तो ये जो क्यूब पार्ट है, ये जो क्यू चार्ज है वो उस बड़े क्यूब के सेंटर में है, ठीक है। मैं क्या बनाऊंगा उसके लिए, गाउसियन सरफेस बनाऊंगा इसके चारों तरफ। तो आप देखो मैंने ध्यान से गाउसियन सरफेस ड्रॉ की है, ये आपको स्क्रीन में शो हो रहा है, ठीक है। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि क्यू चार्ज जो है, जो मैंने आपको क्यूब शो किया हुआ है ब्लू से, तो ये वो हमारा ओरिजिनल क्यूब है, ओके। बाकी हमने इसके चारों तरफ क्या बनाई है, गाउसियन सरफेसेस बनाई है। क्यों बनाई है, हम ये मान के चलते हैं कि ये जो क्यूब है ये एक बड़े क्यूब का हिस्सा है और ये जो क्यू चार्ज है इस बड़े क्यूब के सेंटर में है। तो अब ये वाला जो क्यू चार्ज हो गया ये बहुत बड़े क्यूब के सेंटर में हो गया, ओके। तो अब उसके कारण हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू इस बड़े क्यूब के सेंटर के कारण, तो इस बड़े क्यूब के कारण, इस बड़े क्यूब के सेंटर में, तो इस बड़े क्यूब के सेंटर में चार्ज रखा गया है। तो इस पूरे क्यूब में कितना फ्लक्स निकलेगा, कितना फ्लक्स जनरेट होगा, उसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हो डायग्राम दोबारा शो हो रहा है आपकी स्क्रीन में, आप देख सकते हो इस क्यू चार्ज के चारों तरफ टोटल सरफेसेस 8 हैं। तो 8 सरफेसेस आपको शो हो रही हैं। कैसे, देखिए ये हमारा चार्ज, इसको आप थोड़ा सा टॉप व्यू से देखो, टॉप व्यू से समझते हैं। यहां पर क्यू चार्ज प्लेस है, एक सरफेस मैंने यहां ड्रॉ की, एक सरफेस मैंने यहां ड्रॉ की, फिर दूसरी सरफेस कौन सी होंगी, ये वाली मैंने सरफेस ड्रॉ किया, ये वाली एक सरफेस ये हो गई, ठीक है। 1 सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस और ये 4 सरफेस है, चौथी सरफेस तो ये खुद ही है। इसके ऊपर भी मैंने 2 सरफेस और ड्रॉ की हैं क्योंकि आपको पता है 3D डायग्राम में आप देख रहे हो, एक बार फिर से शो हो रहा है स्क्रीन में आपकी 3D डायग्राम। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि इस क्यूब के ऊपर 2 क्यूब और रखे गए हैं, ठीक है। एक क्यूब तो नीचे है और एक क्यूब
ऊपर है, तो कुल मिला के टोटल कितनी सरफेसेस इस चार्ज के कांटेक्ट में है? 8 सरफेसेस कांटेक्ट में आ रही हैं। तो 8 सरफेसेस के कारण फ्लक्स कितना होगा? आपको पता है Q upon में एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज ये क्या हो गया, अब सेंटर में हो गया। हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ की, तो अब इस चार्ज को मैं सेंटर में ले आया, तो सेंटर के कारण यानी केंद्र में रखे गए आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो Q upon में एप्सिलॉन नॉट होता है। तो 8 सरफेस के कारण कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 8 सरफेस वो भी Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के ही बराबर होगा, क्योंकि ये चार्ज उस बड़े वाले क्यूब का क्या है? सेंटर है। तो 8 सरफेस से कितना क्यूब निकलेगा? Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो हमें तो सिर्फ इस एक क्यूब का चाहिए ना, 8 सरफेस या 8 क्यूब्स कहेंगे हम पूरे, ठीक है। 8 क्यूब्स से निकलने वाला जो फ्लक्स है वो Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट है। तो 1 क्यूब से कितना होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब Q अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द आंसर, Q अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट। तो जो क्यूब है, अगर इसके कॉर्नर पे रख दें हम, इसके कॉर्नर पे चार्ज रखें, तो टोटल सरफेस से कितना क्यूब निकलेगा? Q अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि टोटल क्यूब के पूरे क्यूब में तो Q अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट होगा, और हमने इस पूरे क्यूब को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो 8 क्यूब से निकलने वाला फ्लक्स भी इसके बराबर होगा। तो एक क्यूब से कितना हुआ? Q अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक क्यूब उस बड़े वाले क्यूब का एक हिस्सा था, तो उसके एक क्यूब से कितना निकल रहा है फ्लक्स? Q अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट। तो ये फर्स्ट ऑप्शन का फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर है। अब निकालना था कि इसकी एक सरफेस से, इस क्यूब की एक सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होता है। तो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं 3 सरफेसेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो 0 हो गया। अब हमें कितने का निकालना है? बची कितनी? 3 सरफेसेस से जो कितना निकल रहा है, ये जो एक क्यूब का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये सिर्फ 3 सरफेसेस से ही निकल रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 3 सरफेसेस वो किसके बराबर है? Q अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट के। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 1 सरफेस वो हो जाएगा Q अपॉन में 24 एप्सिलॉन नॉट। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। पहले का आंसर Q अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट, और सेकंड क्वेश्चन का आंसर Q अपॉन में 24 एप्सिलॉन नॉट। ओके, कॉन्सेप्ट समझना था आपको इस क्वेश्चन का कि भाई सेंटर पे तो सभी को पता होता है Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है, अगर कॉर्नर पे रख दें चार्ज को तो कितना निकालेंगे? तो कॉर्नर पे रखने के लिए हमने क्या किया, इस चार्ज की जितने भी सरफेस कांटेक्ट में है, ये सरफेस और ये सरफेस, यहां से एक गाउसियन सरफेस बनाई, यहां पर भी बनाई, यहां पर भी बनाई, और इसके तीनों के ऊपर एक एक सरफेस हम बनाएंगे। पूरा का पूरा एनक्लोज होना चाहिए ना, पूरा का पूरा इस चार्ज को हम क्या करेंगे? एनक्लोज करेंगे। तो एनक्लोज करने के लिए 1 2 3 4 5 6 सरफेसेस और बनाएंगे, और एक सरफेसेस ये भी है। तो कुल मिला के कितनी हो जाएगी? देखो 1 2 3 4 5 6 7, और इसके ऊपर भी एक और बनाएंगे 8, तो 8 सरफेसेस टोटल बनेंगी। तो 8 सरफेसेस से Q पर एप्सिलॉन नॉट निकलेगा, बिकॉज ये उसके सेंटर में आ जाएगा। और एक क्यूब से यानी इस क्यूब से कितना निकलेगा? Q पर में 8 एप्सिलॉन नॉट। इस क्यूब की सिर्फ 3 सरफेस हैं जो फ्लक्स को जनरेट करेंगी, तो एक सरफेस के कारण कितना होगा? Q पर में 3 का डिवाइड कर देंगे 24 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो लेक्चर ज्यादा बड़ा हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, लेक्चर नंबर 2 पे करेंगे। तो जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं दूंगा आपको वीडियो के लास्ट में, आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट आपको मिला हुआ है, तो उस प्रैक्टिस सेट को जरूर सॉल्व करिएगा। ओके, तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस में डाउट है कि जितने भी अपन ने क्वेश्चन किए उसमें कुछ आपको डाउट आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन पे आप मुझे जरूर बताएं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।